हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंकज एजुकेशन पॉइंट। आज मैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस का 4th पार्ट लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैं इसके 3 पार्ट्स बना चुका हूँ। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज मैं इसके 4th पार्ट में ट्रायल सीन के बारे में बताऊँगा। ट्रायल सीन यानी कि कोर्ट सीन के बारे में बताऊँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है ये। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कास्केट सीन के बारे में बताया था और उसमें यह बताया था कि एक मैसेंजर वेनिस से आता है और बेसेनियो को इन्फॉर्म करता है कि अंटोनियो के जहाज डूब गए हैं। सालाक ने उस पर मुकदमा कर दिया है और उसको जेल में बंद करवा दिया है। तब बेसेनियो सारी बातें पोर्सिया को बताता है और कहता है अंटोनियो मेरा मित्र है, उसी ने मुझे धन उधार दिलवाया था जिससे मैं यहाँ पर आ सका हूं और मेरी आपसे सगाई हो सके। अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ पर ना पाता। तो पोर्सिया उसको 6000 डुकेट्स देती है और कहती है कि ये धन ले जाकर के सालाक को दे दो और अंटोनियो को छुड़वा लो। तब बेसेनियो धन लेकर के ग्रेसियानो के साथ वेनिस के लिए निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ पर पोर्सिया ये सोचती है कि सालाक इतना दुष्ट किस्म का व्यक्ति है, वो धन नहीं लेगा, वो अंटोनियो से बदला लेना चाहता है। इसलिए उसके माइंड में एक ख्याल आता है। वो एक प्लान बनाते हो। प्लान ये बनाते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं खुद वकील बन करके जाऊंगी और ये इस केस को हैंडल करूंगी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी होती है, उसने लॉ की प्रैक्टिस कर रखी होती है। इसलिए वह एक पुरुष का वेश बनाती है और एक वकील बनती है और नेरिसा को अपने असिस्टेंट के रूम में लेकर के वो भी वेनिस के लिए निकल पड़ती है। लेकिन वेनिस से निकलने से पहले वह अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी, बेलमांट की पावर ऑफ अटॉर्नी लोरेंजो को सौंप करके जाती है। अब लोरेंजो यहां पर कैसे है इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अब अगले सीन स्टार्ट है। यहां पर कोर्ट सीन है, कोर्ट लगा हुआ है, वहां पर ड्यूक बैठे हुए हैं। ड्यूक जैसे आजकल जज हुआ करते हैं वैसे वेनिस में ड्यूक हुआ करते थे। वो सारे झगड़े का निपटारा करते थे। तो वहां पर अंटोनियो है, बेसेनियो है, ग्रेसियानो है, अंटोनियो के अनफ्रेंड्स हैं और सालाक है। तो वहां पर सालाक ड्यूक से बताता है कि मैंने अंटोनियो को 3000 डुकेट्स 3 महीने के लिए उधार दिए थे और इस शर्त पे दिए थे कि अगर ये 3 महीने के अंदर मेरे धन को वापस नहीं कर पाएगा तो इसके शरीर के किसी भी भाग से 1 पाउंड मांस का टुकड़ा काट लिया जाएगा। अब 3 महीने बीत चुके हैं, ये मेरा धन वापस नहीं कर पाया है, तो बॉन्ड के मुताबिक मुझे इसके शरीर का 1 पाउंड मांस का टुकड़ा चाहिए। और वो ड्यूक से न्याय की मांग करता है। लेकिन ड्यूक सालाक को समझाता है कि अंटोनियो से धन ले लो और उसको माफ कर दो, उसकी जान को बख्श दो। आप उसकी जान क्यों लेना चाहते हैं? तब वो सालाक कहता है कि नहीं, बॉन्ड के मुताबिक मुझे इसका 1 पाउंड मांस का टुकड़ा चाहिए, आप न्याय कीजिए। तब ड्यूक कहता है ठीक है, लेकिन जब तक डॉक्टर बिलारियो नहीं आ जाता है तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता हूं। डॉक्टर बिलारियो एक बहुत ही फेमस और बुद्धिमान वकील है। तब बाहर से एक मैसेंजर आता है और ड्यूक से कहता है कि कोई व्यक्ति आया है, वो कोई चिट्ठी आपको देना चाहता है। तब ड्यूक मैसेंजर से कहता है ठीक है, उसको भेजो। तब नेरिसा अंदर आती है जो पुरुष के वेश में है, और ड्यूक को एक चिट्ठी देती है। चिट्ठी ये डॉक्टर बिलारियो की तरफ से, उसमें लिखा होता है कि मैं अस्वस्थ हूं इसलिए मैं नहीं आ सकता हूं। मैं अपने स्थान पर एक ही बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति को भेज रहा हूं जिसका नाम डॉक्टर बाल्थाजर है। वो इस केस को हैंडल करेगा। उसकी उम्र जरूर कम है लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान है। जब उस केस को हैंडल करेगा तब आप समझ जाएंगे कि उसके बारे में मैं जितना बता रहा हूं उससे कहीं अधिक अच्छा है। तब ड्यूक इजाजत देता है और बाहर जो वकील आया हुआ है उसको अंदर बुलवाता है। वास्तव में वो वकील पोर्सिया ही थी, वो पुरुष का वेश बना करके आई थी और अपना नाम उसने रखा था डॉक्टर बाल्थाजर। वो आती है ड्यूक के पास। तो ड्यूक उससे पूछता है बिलारियो ने आपको ही भेजा है? तो पोर्सिया कहती है हाँ, बिलारियो ने मुझे ही भेजा है। तब ड्यूक कहता है कि आप झगड़े का कारण जानते हैं? तो पोर्सिया कहती है हाँ, मुझे झगड़े का कारण पता है। आप मुझे ये बताइए कि इसमें सालाक कौन है और अंटोनियो कौन है? तब उसको बताया जाता है कि सालाक कौन है और अंटोनियो कौन है। तब पोर्सिया सालाक के पास जाती है और सालाक से कहती है कि अंटोनियो के ऊपर दया दिखाओ। वो दया का पाठ पढ़ाती है। जो पोएम फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने मर्सी पढ़ी है वो मर्सी पोएम यहीं से स्टार्ट है। तो सालाक को मर्सी के बारे में सीख देती है। कहती है कि दया एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को महान बना देता है। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर दया दिखाता है तो उसकी नजरों में वो ईश्वर जैसा बन जाता है। इसलिए अंटोनियो के ऊपर दया दिखाइए और अपना मुकदमा वापस ले लीजिए। लेकिन सालाक नहीं मानता है। वो कहता है मुझे उपदेश मत दीजिए, मुझे न्याय चाहिए,
मुझे इसका 1 पाउंड फ्लैश चाहिए अकॉर्डिंग टू बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड में लिखा है। तब पोर्शिया कहते ठीक है, तुम्हें तो न्याय मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड में लिखा है। ठीक, तुम तैयार हो जाओ अंटोनियो का 1 पाउंड मांस काटने के लिए। तब शैलॉक एक चाकू निकालता है, अपने जूते के तलों पर उसको धार देता है और पहुंच जाता है अंटोनियो के पास। अंटोनियो के सीने पर वो चाकू रखने ही वाला होता है, तभी पीछे से पोर्शिया उसको रोक देती है। वो कहती है मेरी 2 शर्तें हैं, पहले वो 2 शर्तें सुन लीजिए। पहली शर्त ये कि जब आप अंटोनियो का मांस का टुकड़ा काटेंगे तो एक बार में ही 1 पाउंड हो जाना चाहिए, ना 1 पाउंड से कम ना 1 पाउंड से ज्यादा। दूसरी शर्त ये कि जब आप मांस काट रहे होंगे तो ब्लड की एक भी बूंद ना गिरने पाए, क्योंकि ये बांड में नहीं लिखा है। बांड में सिर्फ ये लिखा है कि तुम्हें 1 पाउंड अंटोनियो की बॉडी का फ्लैश चाहिए, ना कि ये लिखा है कि तुम्हें उसका ब्लड चाहिए। तो ये शर्त ध्यान रखो कि एक बार में ही 1 पाउंड मांस का टुकड़ा काटना है, और जब मांस का टुकड़ा काट रहे हो तब खून की एक बूंद भी ना गिरे। तब शैलॉक बिल्कुल पागल सा हो जाता है, वो कहता है ये कैसा न्याय है, ये कैसे हो सकता है। तब पोर्शिया कहते नहीं ऐसा ही होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम्हें सजा दी जाएगी। तब शैलॉक बसेनियो से कहता है ठीक ठीक रहने दो, मुझे जो भी डबल धन दे रहे थे वो मुझको दे दो, मुझे ये 1 पाउंड फ्लैश नहीं चाहिए। तो बसेनियो उसको धन देने ही वाला होता है, लेकिन पोर्शिया फिर रोक देती है। पोर्शिया कहती नहीं नहीं, इसको धन नहीं चाहिए, इसको इसका हक चाहिए, इसको न्याय चाहिए, ये अंटोनियो का मांस का टुकड़ा ही काटे। तब वो फिर बसेनियो से कहता है ठीक ठीक, मुझे मेरा मूलधन ही वापस कर दो, मुझे अंटोनियो का मांस का टुकड़ा नहीं चाहिए। फिर भी पोर्शिया कहते नहीं, इसको इसका हक चाहिए, ये जाके अंटोनियो का मांस का टुकड़ा काटे। अब शैलॉक असफल हो जाता है, वो करे तो क्या करे। अब उसको सजा सुनाई जाती है। पोर्शिया कहती है देखिए, यहां वेनिस का एक नियम है कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति किसी वेनिस के नागरिक को मारने का प्रयास करता है तो उसको सजा दी जाती है, उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। और तुमने यहां अंटोनियो को मारने का प्रयास किया है, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा और तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी हो सरकारी खजाने में जमा कर ली जाएगी, या तो ड्यूक चाहे तो तुम्हारे मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं। तब ड्यूक कहते हैं ठीक है, मैं इसकी जान तो बख्शता हूं, लेकिन इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी आधी प्रॉपर्टी अंटोनियो को दे दी जाएगी और आधी प्रॉपर्टी जो है वो सरकारी खजाने में जमा कर ली जाएगी। अगर अंटोनियो चाहे तो इसके ऊपर दया दिखा सकते हैं। तब अंटोनियो कहता है ठीक है, मैं इसके ऊपर दया दिखाता हूं, इसकी जो आधी प्रॉपर्टी मुझे मिलने वाली है वो मैं नहीं लूंगा, लेकिन उसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि ये ईसाई धर्म स्वीकार कर ले, और दूसरी शर्त ये कि जो इसकी आधी प्रॉपर्टी मुझे मिलने वाली है ये मुझे उधार दे, ताकि मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकूं। उसके बाद मैं जब इसे वापस करूंगा तो ये अपनी पुत्री जेसिका और उसके हस्बैंड लोरेंजो को दे देगा। अगर इसको ये शर्त मंजूर है तो मैं इसकी आधी प्रॉपर्टी नहीं लूंगा। तब शैलॉक एग्री हो जाता है, वो ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए एग्री हो जाता है और ऐसा भी करने के लिए एग्री हो जाता है। तब पोर्शिया कहती है ठीक है, कागजात बनवाइए और इसे साइन करवाइए। लेकिन शैलॉक कहता है कि मेरी तबीयत इसमें ठीक नहीं है, घर पे कागजात भिजवा दीजिएगा, मैं वहां पर साइन कर दूंगा। तो ड्यूक कहता है ठीक है, मैं जाने की इजाजत तो दे दूंगा, लेकिन ये कार्य हो जाना चाहिए। तब शैलॉक वहां से चला जाता है। पोर्शिया और नेरिसा जो कि वकील बनकर आए थे वो भी वहां से प्रस्थान करने का विचार बनाते हैं। तब ड्यूक जो होता है वो अंटोनियो से कहता है कि ये वकील बहुत ही बुद्धिमान है, इसने तुम्हारी जान बचाई है, इसको कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए, तो इसको कुछ पुरस्कार दे दीजिए। तब अंटोनियो बसेनियो से कहता है, बसेनियो की तरफ इशारा करता है, बसेनियो उसको ले जाकर के 3000 डुकेट्स ऑफर करता है कि ये 3000 डुकेट्स आप ले लीजिए, ये एक पुरस्कार स्वरूप है क्योंकि आपने मेरे मित्र की जान बचाई है। तब पोर्शिया कहते मुझे धन नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूं। लेकिन बसेनियो फिर आग्रह करता है कि नहीं, आपने इतना अच्छा कार्य किया है, मेरे दोस्त की जान बचाई है, तो कुछ ना कुछ तो ले लीजिए। तब पोर्शिया कहती है ठीक है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो आपकी उंगली में जो रिंग है वो रिंग मुझको दे दीजिए, मैं ये रिंग चाहती हूँ। लेकिन बसेनियो इनकार कर देता है, वो कहता है ये रिंग तो तुच्छ है, ये रिंग लेकर क्या करोगे, मैं वेनिस की सबसे महंगी रिंग आपको दे सकता हूं, लेकिन ये रिंग मैं नहीं दे सकता।
तब पोर्शिया कहती है पहले तो आप मुझे मांगना सिखाते हैं और फिर कहते हैं कैसे मांगा जाता है। मुझे चाहिए तो ये रिंग चाहिए, अन्यथा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बेसेनियो क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको दिया था और ये वचन लिया था कि इसको हमेशा सेफ रखोगे, इसलिए वो ये रिंग देने से इनकार कर देता है। तब पोर्शिया और उसके जो असिस्टेंट बनकर आए थे नेरिसा वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, चले जाते हैं। तब अंटोनियो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो बेसेनियो से कहता है कि इसने मेरी जान बचाई है और तुम्हें मेरी जान से ज्यादा कीमती ये रिंग है, उसने ये रिंग मांगी, तुम रिंग नहीं दे सकते हो। तब बेसेनियो ग्रेसियानो को भेजता है, कहता है दौड़ कर जाओ और उन दोनों को पकड़ो, उनको ये रिंग दे करके आओ। तब अंटोनियो बेसेनियो भी वहां से निकल लेते हैं। अब आगे की सीन अगले पार्ट में बताऊंगा। थैंक्स।